नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने एक फिजिक्स की सीरीज़ शुरू कर रखी है। उसमें बहुत सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज एक नया चैप्टर मैं आपके सामने लेके आया हूं प्यारे बच्चों। और उस नया चैप्टर का नाम क्या होगा, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। बच्चों, जो ग्रेविटेशन के जो फादर हैं, वो कौन हैं? न्यूटन साहब हैं। यस एंड नो? बच्चों, ग्रेविटेशन एक प्रकार का बल होता है, एक प्रकार की फोर्स होती है, एक प्रकार का बल होता है। और ये बल पूरे यूनिवर्स में होता है। कैसे? किसी भी बल को देखिए, किसी भी बल की दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रेंज और एक होती है पावर। पावर को हिंदी में कहते हैं शक्ति और रेंज को हिंदी में कहते हैं परास। व्हाट इज रेंज? रेंज का मतलब है क्षमता और पावर का मतलब है इसकी कितनी पावर है, एफिशिएंसी कितनी है। पावर मतलब एक सेकंड में कितना काम कर रहा है, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो जो ग्रेविटेशन होता है ना, ग्रेविटेशन की जो रेंज होती है माय डियर स्टूडेंट, वो होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है ग्रेविटेशन। पावर की जो ग्रेविटेशन होता है उसकी जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करने लगूं, जैसे बंदूक है, पिस्टल है। पिस्टल की जो रेंज होती है वो तो कम होती है, लेकिन उसकी जो पावर होती है वो बहुत अधिक होती है। जैसे मैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं, मैं एटम बम की बात करता हूं प्यारे बच्चों। किसकी? एटम बम की। देखिए, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे बड़े आसान से शब्दों में। एटम बम की जो पावर होती है वो तो बहुत अधिक होती है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। जैसे आपने देखा होगा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। वो केवल हिरोशिमा और नागासाकी के एरिया को कवर किया था उसने। उसकी रेंज तो कैसी थी? कम थी, लेकिन उसकी पावर कैसी थी? बहुत अधिक थी, क्योंकि वहाँ पे लंगड़े लूले बच्चे भी पैदा हुए पीछे तक, है ना। तो उसकी पावर ज़्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है प्यारे बच्चों? जब दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। कैसे? दिस इज बॉडी फर्स्ट, दिस इज बॉडी m1 मास एंड दिस इज बॉडी m2, मास m2। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है जिसको हम r स्क्वायर से डिनोट करते हैं। r इज अ डिस्टेंस। r क्या होता है? डिस्टेंस, दूरी। आप इसको एक आसान से शब्दों में ऐसे समझें, दिस इज बॉडी फर्स्ट एंड दिस इज बॉडी सेकंड। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाली आकर्षण शक्ति होती है स्टूडेंट, उसी को क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। क्या इसके बीच में आकर्षण लगेगा? अब नहीं। जब ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे होंगी तभी इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। टू बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी। और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वैज्ञानिकों के द्वारा इसका मान दिया गया है प्यारे बच्चों, और वो क्या होता है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो क्या आएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? जी को हिंदी में बोला जाता है नियतांक। क्या है? ये आपको किताबों में लिखा मिलेगा, नियतांक, कैपिटल जी। एक होता है स्मॉल जी, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट। तो जी इनटू में दिस इज बॉडी m1, मास पहली बॉडी का, दूसरी बॉडी का मास, द्रव्यमान। कि सर मास मचाए जा रहे हो, मास होता क्या है? मास का मतलब होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान, और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये आगे भी जिक्र होगा इसका, और पहले हो भी चुका है। मास का मतलब होता है मटेरियल। जैसे मार्कर है, इस मार्कर का मास कितना है? जितने मटेरियल से मिलकर बना है, यही इसका क्या होता है प्यारे बच्चों? मास होता है। माँ अपने बच्चे पर प्यार कभी नहीं बदलती है, तो ऐसे याद रखना, मास हमेशा सेम रहेगा। बटे में आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर।
जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतनी फोर्स कम होगी, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे में r स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों? क्लियर है ना? कोई डाउट प्यारे बच्चों? क्लियर है? अच्छा, यहाँ कुछ पॉइंटों की, कुछ बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। देखो, यदि कोई दो वस्तु हैं प्यारे बच्चों, क्या है? यदि मेरे पास दो वस्तु हैं, कोई भी दो बॉडी हैं, उनका जो मास है वो सेम है। देखो, साइंस की क्लास, फिजिक्स की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, क्योंकि इसमें चर्चा होती है। बस मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, आप मेरे साथ चर्चा करेंगे, चर्चा करते 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 कब ये क्लियर हो जाएगा हमें पता भी नहीं पड़ेगा। यू नो, सेम द्रव्यमान की, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है? किलोग्राम। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ये है कोई वस्तु, इसका मान लेते हैं, कुछ भी मान लो ना, 10 किलोग्राम। इसका मास कितना है? 10 किलोग्राम। और एक दूसरी वस्तु है, इसका मास भी कितना है? 10 किलोग्राम। लेकिन इनकी रेडियस में फ़र्क है। देख रहा होगा, ये छोटा है, ये बड़ा है। रेडियस आप ऐसे मान सकते हैं, ये लोहे का गोला है और ये रुई का गोला है। 10-10 किलो की हैं, तो कौन सा ज़्यादा बड़ा दिखेगा? वजन किसका ज़्यादा? अच्छा बताओ मुझे, 10 किलो रुई है, 10 किलो लोहा है, तो किसका ज़्यादा वजन होगा? अरे प्यारे बच्चों, वजन तो बराबर रहेगा, लेकिन रेडियस किसकी ज़्यादा रहेगी? इसकी ज़्यादा है, लेकिन त्रिज्या में डिफरेंस है। तो बताइए मुझे प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट, यदि मास सेम है, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि ग्रह का मास सेम है और त्रिज्या ज़्यादा है, यू नो, रेडियस ज़्यादा है, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान 2 गुना हो, क्या स्टूडेंट, मैं आपसे कहता हूं, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान, यू नो, मास कितना हो? 2 गुना हो, तो फोर्स कैसी हो जाएगी? यदि किसी का मास, देखिए आपको पता है कि F इज इक्वल टू जी m1 इंटू में m बटे में r स्क्वायर, यही होता है। यदि मास कितना है? 2 गुना है, तो सीधी सी बात है कि फोर्स भी कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। फोर्स भी कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी ग्रह का, डायरेक्ट लिख देता हूं, यदि किसी ग्रह का रेडियस 2 गुना है तो फोर्स क्या होगी? बताइए प्यारे बच्चों, यूज होगा भी यहाँ पे। फोर्स क्या होगी? रेडियस ही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अरे रेडियस ही क्या होती है? इसकी ये रेडियस है, तो एक प्रकार का यही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। त्रिज्या ही क्या होता है? दूरी होती है एक प्रकार की। तो बताइए, डिस्टेंस या त्रिज्या को कितना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, तो कितना फर्क पड़ेगा प्यारे बच्चों? आपको पता है, रेडियस को अगर दोगुना करेंगे तो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे में r को 2 गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4, 1/4 गुना, क्योंकि बटे में है ना, तो कितना हो जाएगा? 1/4 गुना। क्लियर है ना? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2 ग्रह, इनका मास 4 गुना, 2 ग्रह, इनका मास कितने गुना? 4 गुना, 4 गुना, परंतु डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए। परंतु डिस्टेंस को कैसा कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। यस एंड नो? क्लियर है प्यारे बच्चों? वैल्यू पुट करनी है। देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे जैसे कहता चला जाए ऐसे ऐसे करते चले जाओ। जी m1, यू नो, इन दोनों के मास को कितना कर दिया जाए? 4 गुना, तो दिस इज m1 एंड m2, दिस इज 4, इंटू में मल्टीप्लाई 4, बटे में डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बच्चों? आधा। यू नो कितना होगा? r/2 का स्क्वायर। यस एंड नो? क्लियर है ना? तो F इज इक्वल टू जी
m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। जब ये दो ऊपर चला जाएगा तो ये दो का स्क्वायर है, तो दो दूनी चार, तो चार यहाँ है, इंटू में चार ऊपर पहुँच गया, तो ये कितना आ जाएगा जी m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। यही f का मान होता था, और इंटू में आ जाएगा 16। सो इट मीन्स कितने गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 गुना हो जाएगा। दिस इज द 16 गुना। दो ग्रह जिसका मास 4 गुना और डिस्टेंस आधा कर दें तो उसका कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मैं लिखता हूं थोड़ा सा। दो वस्तु हैं, इसके मास को 4 गुना, कोई भी दो वस्तु हैं, इसके मास को कितना कर दें, 4 गुना कर दें, और इसकी जो रेडियस है, क्या है बच्चों, रेडियस, रेडियस यू नो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या, इसको कितना कर दें, 2 गुना कर दें। तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होगा, यू नो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। इस बात का जिक्र मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। सीधा सीधा कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मास को कितना कर दें, 4 गुना कर दें। तो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 इंटू में 4। यस एंड नो। अब कह रहा है कि रेडियस को भी कितना कर दें, 2 गुना कर दें। रेडियस को कितना कर दें, 2 गुना, तो r 2r स्क्वायर। यस एंड नो, क्योंकि 2 गुना करनी है। तो सीधी सी बात है भैया, ये क्या आ जाएगा जी m1 इंटू m2 इंटू में 4। प्यारे बच्चों 2 दूनी 4, तो r स्क्वायर यहाँ इंटू में 4, 4 से 4, तो सीधी सी बात है जी m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। मतलब कि यदि दो वस्तुओं के मास को 4 गुना कर दें और त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सीधा सीधा वही आ गया, हाँ या ना। क्लियर है प्यारे बच्चों। फटाफट इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। देखो एक और क्वेश्चन देखो। दो अलग अलग वस्तु, अब कह रहा है दो अलग अलग वस्तुओं के मास को, यू नो द्रव्यमान को, दो अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान को 4 गुना, कितने गुना, 4 गुना, और उनके बीच के डिस्टेंस को, यू नो उनके बीच की जो दूरी है ना प्यारे बच्चों, उसको आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का मान ज्ञात करें, यू नो गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, और साथ के साथ मैं कर भी देता हूं। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि दो अलग अलग वस्तुओं के मास को 4 गुना कर दें। अलग अलग वस्तुओं के मास को 4 गुना, पहली के को भी और दूसरी के को भी। कैसे, F इज इक्वल टू, फिर मैं लिख देता हूं G इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। यस एंड नो। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G m1 इंटू में m2 इंटू में 4 इंटू में 4, क्योंकि पहली दो अलग अलग कह रहा भी है, बटे में कितना कर दिया जाए, r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। यस एंड नो। क्लियर है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, क्लियर है ना। हाँ हाँ बताइए, ठीक है, हाँ कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। तो ये P नहीं है, P सा लग रहा है ये। F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 इंटू में दिस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जी m1 इंटू में m2 इंटू में 100, और आपको पता है ये आर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 64 गुना आएगा। क्या आएगा, 64 गुना। क्लियर है। दो वस्तुओं के मास को कितना कर दें, 4 गुना, डिस्टेंस को आधा कर दे तो 64 गुना प्रभाव पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे। क्लियर है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना इस पे, तो इसी कड़ी में आगे जिक्र करते हुए हम बात करते हैं, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना, अब हम जानते हैं ग्रेविटी के बारे में। और ग्रेविटी को हिंदी में बोला जाता है गुरुत्वीय बल। क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय बल। एक होता है ग्रेविटेशन, देखिए इन दोनों में डिफरेंस है प्यारे बच्चों। दिस इज ग्रेविटेशन एंड दिस इज ग्रेविटी। स्मॉल जी से हम ग्रेविटी को डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से हम
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी ये यूनिट होती है। यस एंड नो। अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी क्या होती है कि जब किसी वस्तु को ऊपर उछाला जाता है और पृथ्वी उसे अपने अक्ष की तरफ केंद्र की तरफ नीचे की तरफ खींचती है, उसे ही क्या बोला जाता है, ग्रेविटी बोला जाता है। स्टूडेंट, हुआ क्या था कि न्यूटन गुजर रहा था कहीं पेड़ के नीचे से, और पेड़ भी किसका था, सेब का पेड़ था, है ना, और न्यूटन के सर पे क्या गिर गया, सेब गिर गया। अब तुम्हारी तरह का कोई होता तो खा के और अपना हाथ पहुंच लेता, लेकिन उसने ये सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया। उससे पहले किसी ने नहीं सोचा, कितने खाए, कितने आए, कितने गए, लेकिन उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया, तो उसने ग्रेविटी की खोज कर दी प्यारे बच्चों। और ये ग्रेविटी क्या होती है, मैंने बताया कि जब किसी वस्तु को ऊपर उछाला जाता है तो पृथ्वी उसे अपने अक्ष की तरफ नीचे खींच लेती है, तो उसे ही ग्रेविटी बोला जाता है। क्या मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, हिंदी में, कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, प्यारे बच्चों, क्या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ही ग्रेविटी बोला जाता है। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि दिस इज बॉडी मास m1, दिस इज बॉडी मास m2, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या बोला जाता है। इस संसार में पूरा अट्रैक्शन फोर्स है। मुझे आपने खींच रखा है, मतलब आप तो घर बैठे हैं, आपने चलो वहाँ से भी खींच रखा है, आपके साथ जो इंटरेक्शन बन रहा है वो ऐसे ही तो खींच के रखा है। जैसे ये पेन है, ये ये जो स्क्रीन है, ये पंखा है, लाइट है, मेरे आसपास का जितना भी मामला है वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस स्थान पर जो कोई भी वस्तु स्थिर है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही स्थित है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि एक दूसरी वस्तु को आकर्षित कर रही हैं। बात समझ आई। तो ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वीय बल क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। या पृथ्वी ऊपर से नीचे की तरफ किसी वस्तु को खींचती है तो वही ग्रेविटी होती है। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को क्यों बोला ग्रेविटी, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ही ग्रेविटी क्यों बोला, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु तो मान ली पृथ्वी, एक वस्तु क्या मान ली, पृथ्वी। जैसे ये मार्कर है, यूँ पेन है, इसको मैं ऊपर से गिराऊंगा तो हमेशा नीचे जाएगा। एक वस्तु तो हो गई पृथ्वी और एक वस्तु हो गया ये मार्कर, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी। और इन जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगती है उसे ही तो ग्रेविटेशनल कहते हैं। तो मतलब कोई भी वस्तु नीचे ही आती है, वो किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। हाँ या ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। यस एंड नो। इसका जो मान होता है 9.8 होता है प्यारे बच्चों, इसको हम 10 भी कह देते हैं सीधा सीधा। पेपर में 10 से, इससे जब न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ना बढ़ाने के लिए क्या देता है, डायरेक्ट 10 भी दे देता है। सही है ना प्यारे बच्चों। देखो भाई, इसका सीधा सा मतलब है कि एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई भी चीज नीचे की तरफ आती है। यदि कोई वस्तु, आप ऐसे समझिए, ये मार्कर है और ये हाथ है, या ये पृथ्वी है, लेट अस कंसीडर, मान लेते, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा। देखो ये हाथ है, ये मार्कर एक सेकंड में गिरा, तो सीधी सी बात है कि एक सेकंड में अगर गिर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। यही मार्कर को मैं ऊपर रखूं, थोड़ा सा ऊपर रखूं, और अब हाथ तक, आए हाय गिर गया भैया, गिर गया, गिर गया, चलो उठा लेंगे, कोई बात नहीं। अब ऊपर से गिराया, क्रिकेट कम खेली है ना, हाँ क्रिकेट तो बहुत खेली है, बट हो जाता है कभी कभी। जब ऊपर से गिराया तो इसको 2 सेकंड लगे, तो सीधी सी बात है कि उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। यदि कोई वस्तु, जैसे आप, एक छोटी दीवार है, मतलब कम ऊंची दीवार है, और एक छत है, किस पे से ज़्यादा कूदने में चोट लगेगी, किस में स्पीड ज़्यादा रहेगी, जिसमें ऊपर से ज़्यादा कूदेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाली में कम सेकंड में आ जाएंगे, ऊपर वाली में ज़्यादा सेकंड में आ जाएंगे। जैसे आपको 1 सेकंड लगा ऊपर से कूदने में, तो 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर वहीं से आपको 5 सेकंड लगे ऊपर से आने में, तो कितनी हो जाएगी, 50 मीटर प्रति सेकंड। वहीं अगर 10 सेकंड लगे तो 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है ग्रेविटी का मतलब। क्लियर है। मैं मार्कर उठा लेता हूँ। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, हाँ या ना, क्लियर। चलो देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें।
बॉडी वेट इन अ लिफ्ट, एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, बॉडी वेट इन अ लिफ्ट, बॉडी वेट इन अ लिफ्ट, यू नो हिंदी में कहें तो लिफ्ट में व्यक्ति तथा वस्तु का भार, व्यक्ति तथा वस्तु का भार। ध्यान से समझिएगा बच्चों, गिनती के 5 पॉइंट हैं और पांचों बिंदुओं को बड़े आराम से और बड़े व्यवस्थित तरीके से, बड़े व्यवहारिक तरीके से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, जब कभी भी यहां पे आपको समान वेग दे दे, क्या दे दे प्यारे बच्चों, समान वेग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। पहले पॉइंट में क्या देगा, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड या विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड एक ही है, मतलब समान वेग। चाहे समान वेग से ऊपर जा रही हो कोई लिफ्ट, कभी लिफ्ट में घूमे हो आप, लिफ्ट में गए होंगे, जब समान वेग से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है या नीचे की तरफ आ रही होती है, जब कभी भी समान वेग लिखा मिल जाए तो आंसर याद रखना प्यारे बच्चों, आपका जो वेट फील होगा, आपका जो वजन फील होगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समान वेग से कोई लिफ्ट ऊपर तथा नीचे जा रही होती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति तथा वस्तु का भार हमेशा सेम प्रतीत होता है जितना होता है। लेकिन जब कभी भी आपको प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट विशेष ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको एक्सेलरेशन, यू नो एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण या त्वरित, क्या प्यारे बच्चों, त्वरित, अलग अलग त्वरण या सेम त्वरण भी लिखा मिल जाए, सेम एक्सेलरेशन। जब कोई वस्तु त्वरित गति से ऊपर तथा नीचे जा रही होती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति तथा वस्तु का भार क्रमशः बढ़ा और घटा हुआ प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, मतलब क्या है, कभी आप जब लिफ्ट में घूमे होंगे ना, प्रैक्टिकल सोचो, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा नीचे धमक सी लगती है, यू नो ऐसा लगता है जैसे भारी भारी सा फील होता है। तो यू नो पेपर की लैंग्वेज क्या है कि जब लिफ्ट त्वरित गति से, यू नो विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर से, यू नो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति तथा वस्तु का भार हमेशा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जस्ट इसका उलट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति तथा वस्तु का भार हमेशा घटा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर से नीचे कैसा प्रतीत होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। नीचे से ऊपर कैसा होता है प्यारे बच्चों, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। चौथी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चौथी कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो और लिफ्ट की डोरी या रस्सी टूट जाए, जिस तार से वो लटकी होती है, बंधी होती है, तो लिफ्ट एक मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरती है, उस समय व्यक्ति तथा वस्तु का भार हमेशा शून्य प्रतीत होता है, 0 प्रतीत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, दोबारा बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। बच्चों का चैलेंज ये आता है कि सर ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, कब टूटे? अरे मेरे भाई कुछ भी है, जब टूटेगा तो हमेशा ऊपर से नीचे ही तो आएगी। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो और लिफ्ट की डोरी या रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट एक मुक्त वस्तु की भांति नीचे की तरफ गिरती है, तो उस समय व्यक्ति तथा वस्तु का भार हमेशा कैसा प्रतीत होता है, शून्य प्रतीत होता है, 0 प्रतीत होता है। क्लियर है? अच्छा 0 क्यों होता है, देखो कैसे, प्रैक्टिकल समझो। जब आप किसी दीवार से फांदते हैं या कूदते हैं तो आपने देखा होगा हवा में आपके लिए कितना मान होता है, 0। पता कब बढ़ता है मामला, जब नीचे धरती में टिकते हो। यू नो इसको मैंने ऐसे उछाला, जब मेरे हाथ पे आके पड़ेगा तभी तो मुझे इसका वेट फील होगा। मेरे लिए हवा में इसका मान कितना था, 0 था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे भागते भागते कभी बरसात के मौसम में आप रिपट गए हों, तो रिपट गए हों तो जब रिपटते हैं तो आपने देखा होगा जब वो 1-2 सेकंड का जो अंतराल होता है, जब आप रिपटते हैं पैर ऊपर और आपका मामला नीचे से नीचे चला जाता है, तो वो जो बीच का जो समय काल होता है उसमें वेट लेस फील होता है। वेट कब फील होता है, जब धरती पे जाके लगते हैं, है ना। 5वां पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्या है बता देता हूं। देखो जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट की डोरी या रस्सी टूट जाए
डोरी या रस्सी टूट जाए जिस तार से वो लटकी होती है तो लिफ्ट एक मुक्त वस्तु की भांति, एक फ्रीली बॉडी की भांति नीचे गिरती है। उस समय व्यक्ति तथा वस्तु का भार हमेशा 0 प्रतीत होता था। 5वीं लाइन भी यही है सेम यहाँ तक। बट जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होती है, लिफ्ट की डोरी या रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट एक फ्रीली बॉडी की भांति नीचे गिरती है। परंतु क्या बच्चों, परंतु किंतु लिफ्ट का त्वरण, क्या प्यारे बच्चों, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट की एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाए तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा टकराता है। लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति कहां जा टकराता है? उछलकर लिफ्ट की छत से जा टकराता है। लिख लेना, मैंने दोबारा बोल दिया है। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट एक मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी। परंतु लिफ्ट का त्वरण यहां तक नहीं था, यहां तो 0 था, लेकिन लिफ्ट का त्वरण ग्रेविटी एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाए। देखिए, आइए इसको बड़े आसान से शब्दों में बड़े प्यार से समझा देता हूं। देखो, लिफ्ट का त्वरण ग्रेविटी एक्सेलरेशन से, आपको पता है ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होती है नीचे, ऊपर से कहाँ खींचती है? नीचे। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर बटे में समय, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। या आप इसको ऐसे समझिएगा प्यारे बच्चों, जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े होंगे, आसान से देखो, पेपर में ना आंसर आना चाहिए, साम दान दंड भेद कुछ भी होना चाहिए। आपको ना तो न्यूटन बनना, ना आइंस्टीन बनना, आपको केवल क्वेश्चन में आंसर चाहिए। लॉजिक तो पता होना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैटर करता है प्यारे बच्चों आज के समय में, इस कंपटीशन भरे एग्जाम में, वो केवल और केवल मैटर करता है कि भी किसी भी तरह आए, लेकिन आंसर आना चाहिए, परफेक्ट आंसर आना चाहिए। तो कुछ चीज़ों में ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे, कुछ में लॉजिक भी समझेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे, कुछ कंसेप्चुअली भी करने वाले हैं, है ना। देखो, ग्रेविटी क्या होती है? जो वस्तु नीचे की तरफ खींचती है। त्वरण क्या होता है? स्पीड में स्पीड का जोड़ना। जैसे आपके घर में बाइक होगी, है ना, या गाड़ी होगी, तो उसमें एक्सेलरेटर कहाँ होता है? स्कूटी होगी, है ना, स्कूटी। अरे लड़कियों स्कूटी चलाती होंगी ना तुम? हाँ। अब जब ये क्या कहूँ, स्कूटी, अब मैं जो दिमाग में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। मैंने एक रील देखी थी, भाई मैं वैसे तो नहीं बता रहा। अब ये जो लड़कियाँ होती हैं पापा की परियाँ होती हैं, है ना। अब ये पापा की परी कैसी परी हैं? हाँ, परी थी, वो रील में परी थी, नो, एक डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर। अब वो स्कूटी ले जा रही थी, अब डिवाइडर में ही मामला उठा दिया उसने, तो गिर गई। अब वहाँ से एक ताऊ निकल रहा था, अंकल निकल रहा था। अब बेचारी को उसने उठा के उस पर सेट किया, अब उसने फिर स्टार्ट करी। अब ताऊ वहाँ डिवाइडर से रोड को पार कर रहा था। अब पीछे से जैसे ही उस लड़की ने स्टार्ट कर दी, अब ताऊ को ही उठा दिया। तो ऐसी होती हैं पापा की परियां, तो है ना। बट आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जो रेस वाला होता है ना प्यारे बच्चों, वो जो रेस वाला होता है वही क्या बोला जाता है? एक्सेलरेटर बोला जाता है। उसी शब्द से क्या निकला है? एक्सेलरेशन शब्द निकला है। क्या निकला है? एक्सेलरेशन शब्द निकला है। क्लियर है? एक तो ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है, लिफ्ट कहाँ है अभी? ऊपर। लिफ्ट खींच रही है ऊपर, ग्रेविटी खींच रही है नीचे। ज्यादा कौन है? लिफ्ट का त्वरण। तो व्यक्ति किधर भागेगा? ऊपर की तरफ। आपने इसको ऐसे भी समझिए, मेरे साथ क्या क्या है यहाँ पे, देखो ये रहा। चलो ये यहाँ पे और क्या है, पानी पी लेते हैं। चलो यही मिला भी है मेरे को तो यहाँ, है ना, ये लोटा ही मिला है ना, गिलास भी नहीं है यहाँ। देखो चलो कोई नहीं। अब ये लिफ्ट है, इसके अंदर जो पानी भरा है ये है व्यक्ति तथा वस्तु जो लिफ्ट के अंदर है। जब लिफ्ट गिर रही होती है, देखो लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस समय व्यक्ति तथा वस्तु का भार 0 है। लेकिन जब लिफ्ट की स्पीड बढ़ा दें, लिफ्ट का त्वरण बढ़ा दें, जब लिफ्ट को मैं जितनी तेजी से नीचे खींचूंगा ना, आप क्या देखेंगे कि इसमें जो पानी है वो उछाल कहाँ मारेगा? ऊपर की तरफ। देखो जैसे ही पानी बिखरा, नहीं बिखरा, जैसे मैं इसको नीचे खींचूंगा, अरे ये तो घना बिखर गया यार, है ना। तो इसमें पानी ये नीचे बिखरेगा, जब नीचे की तरफ स्पीड होती है तो पानी उछाल कहाँ मारता है? ऊपर की तरफ मारता है। क्लियर है ना। तो इस वजह से लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा टकराता है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? हाँ या ना बताइए मुझे फटाफट। क्लियर है ना? 5 पॉइंट हमने देखे थे, बताओ कौन कौन से।
कौन कौन से देखे हमने? जब समान वेग दिया रहे, क्या दिया रहे? जब समान वेग दिया रहे तो क्या करना है? लिफ्ट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। जब नीचे से ऊपर जा रही हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों? बताइए क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। और जब ऊपर से नीचे आ रही हो तो घटा हुआ होगा। और जब एक समान चाल से तो बराबर, जब डोरी टूट जाए तो जीरो, और जब लिफ्ट का तुरंत ज़्यादा हो जाए तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति छत से जा टकराता है। क्लियर है ना? आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों मुझे लगता है आवाज़ चली गई थी, है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, मेरे आवाज़ चली गई थी। आवाज़ आ रही है ना? कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया है ये बताया, देखो 2 मिनट में बता देता हूँ। W इज इक्वल टू एम जी होता है, W इज इक्वल टू एम जी होता है। और W इज इक्वल टू एम जी क्या होता है? W वेट, M मतलब मास, G मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय बल। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, ग्रेविटी के घटने से वेट घट जाता है, ग्रेविटी के बढ़ने से वेट बढ़ जाता है। जैसे 10 किसी वस्तु का मास है, 9.8 ग्रेविटी का मान है, तो इसका वजन कितना बन जाएगा? 98 किलो। वेट दूसरी जगह पर हम गए तो मास तो कितना रहेगा? 10 ही रहेगा, लेकिन ग्रेविटी वहाँ पे थोड़ी सी घट गई, मान लिया तो 97। जो 1 न्यूटन का फर्क पड़ा है, या आप ऐसे समझिए इस समय के लिए, ये जो 1 किलोग्राम का अंतर पड़ा है, किसकी वजह से पड़ा है माय डियर स्टूडेंट? ये ग्रेविटी की वजह से पड़ा है। आपने अपने कहीं किसी मशीन पर वजन तोला होगा, कहीं तो आपका 70 मिला होगा, यही एग्जाम्पल दिया था, कहीं 69.5 मिला होगा, कहीं 71.5, कि सर एक दिन में 1 किलो घट गया, एक दिन में आधी किलो घट गया, क्या मशीन खराब है? जी नहीं, वो फर्क किसका पड़ रहा है माय डियर?
वो ग्रेविटी का फर्क पड़ रहा है। हो क्या जाता है स्टूडेंट, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रेविटी पाई जाती है। इस चीज़ की हम चर्चा करने वाले हैं, कहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है, कहाँ ग्रेविटी कम होती है, कैसे कैसे ग्रेविटी होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जैसे आप अपने स्थान पे वजन तोलेंगे, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में आप रहते होंगे और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाकर आप अपना वजन तोलें तो वहाँ अलग मिलेगा, नहीं, ग्रेविटी वहाँ पे सेम रहेगी। लेकिन जैसे ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे अलग अलग होती है। जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में जाओ, ऊपर जाओ पहाड़ों पे, आप नीचे जाओ गर्त गड्ढे में जाओ, तो ऊपर जैसे कहते हैं कि भी ऊपर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर जी का मान हमेशा कम होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो हम सीखेंगे कि जी का मान, वैल्यू ऑफ जी कहाँ कहाँ कैसी कैसी होती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ग्रेविटी के बढ़ने से वेट बढ़ जाता है, ग्रेविटी के घटने से वेट घट जाता है, मास का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव तो पड़ेगा, अगर किसी वस्तु का मास अलग है, बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। मैंने एक वस्तु के लिए बताया है क्योंकि मास तो कैसा रहता है, सेम रहता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं लिफ्ट में भार। क्या बच्चों, लिफ्ट में भार। अब ये हमने देखा था ऑन अर्थ, ये तो पृथ्वी पे था, ये कहाँ था, पृथ्वी पे। अब हम देखते हैं किसके लिए, लिफ्ट के लिए। तो लिफ्ट के लिए क्या है, एक्सेलरेशन बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जिक्र किया था भाई किसी भी त्वरित गति से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, हाँ या ना। तो W = mg प्लस माइनस ए। प्लस माइनस क्यों किया, जब ऊपर की तरफ जाती है, कब ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होगा, प्लस होगा, और जब नीचे की तरफ आती है तो क्या होगा, माइनस होगा। हाँ या ना, समझ गए, नहीं समझे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव होगा, है ना। ग्रेविटी जैसे W = mg माइनस में ए। सीधी सी बात है कि लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मान हमेशा क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है ना। 5 कंडीशन, इनको रट लेना, समझ लेना भैया, मैंने दोनों तरह आपको बता दिया है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे आ रही है तो नेगेटिव। लिखिए क्वेश्चन, फटाफट लिखिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, एक लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, और उसमें 90 किलो की एक महिला बैठी है। ज़्यादा तो नहीं ले दिया, महिला बैठी है, तो बच्चों उसका भार ज्ञात करें। तो कैलकुलेट इट्स वेट। ठीक है, 90 किलोग्राम, 90 किलोग्राम। देखिए जो भार जो वेट होता है ना, वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन में होती है। क्या होती है, न्यूटन। वजन को किस में मापा जाता है, न्यूटन में। जो किलोग्राम है ना, कभी कभी बच्चे इसको समझ लेते हैं कि जी भार बता तो दिया 90 किलोग्राम की, तो 90 ही है। अरे नहीं, ये 90 किलोग्राम क्या है, ये मास है, क्योंकि मास द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। कर दो ना, सिंपल है यार। W = mg होता है, आपको पता है, हाँ या ना। अब देखो लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो प्लस की माइनस, G + A। तो W = m कितना दे रखा है, 90। G कितना है, 10 मान लेते हैं, है ना। G 10 मान लो भैया, यहाँ आसान हो जाता है, बस पेपर में लिखा भी आता है। प्लस में A कितना है, एक्सेलरेशन 5, तो कितना आ गया, 90 गुणे में 15। ये जितना भी है यही आंसर है, सही है। 15 निम में कितने होते हैं, 145, तो यही आ गया 1450, है ना। सही है ना, 15 निम में, अरे यही तो होते हैं। 9 पंजे 45, 4 9 और 4 13, अरे 135 होते हैं। हाँ कोई बात नहीं, डिजिट ही तो है, लिख लेना भैया, 1350 न्यूटन। ठीक है ना।
क्लियर है? लिखना एक और लिखो। 60 किलोग्राम का व्यक्ति लिफ्ट में है। एक 60 किलोग्राम का लड़का, 60 किलोग्राम का लड़का 60 किलोग्राम का लड़का कहाँ है प्यारे बच्चों? लिफ्ट में है। कहाँ है? 60 किलोग्राम का बच्चा कहाँ है? लिफ्ट में है। अचानक रस्सी के टूटने पर, अचानक क्या टूट जाए? रस्सी टूट जाए तो वेट बताएं, बाहर बताओ फटाफट। अचानक रस्सी के टूटने पर कितना होता है पता है ना आपको? पता है ना? बताइए, पता है नहीं पता? 0 होता है। ये कैसे 0 आएगा? क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ऊपर से नीचे ही आएगी, चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए। जब रस्सी टूटेगी तो हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगी। आपको पता है W = mg - a, हाँ या ना? क्योंकि जब ऊपर से नीचे आती है तो G - a। स्टूडेंट, मास कितना है? 60 किलोग्राम। G का मान कितना है? 10 या 9.8। माइनस में एक्सेलरेशन नहीं दे रखी, लेकिन अब एक्सेलरेशन क्या होगी भाई? एक्सेलरेशन इसकी कितनी होगी? ग्रेविटी यही तो बताई थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ये जितनी स्पीड से नीचे की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ कौन खींच रही है? पृथ्वी खींच रही है, तो पृथ्वी का मान भी कितना है? 10 ही तो होगा। जो G का मान है वही एक्सेलरेशन बन जाएगी अब इस समय, क्योंकि पृथ्वी ही तो खींच रही है इसको। इसका जो वेट है वो पृथ्वी पे ही तो पहुंच रहा है। तो 10 - 10 कितना होगा? 0। तो 0 की गुना किसी भी चीज में करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? हाँ या ना? क्लियर? क्लियर? अच्छा, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जिक्र होता है वैल्यू ऑफ जी। क्या है? वैल्यू ऑफ जी। क्या? जी का मान। जी का मान। जी का मान एक रूप में बता देता हूं, 4-5 पॉइंट बनेंगे। वो कैसे हैं और क्यों हैं उसका जिक्र भी हम करने वाले हैं। जैसे जी का मान सरफेस पर अधिक होता है। तल पर कैसा होता है प्यारे बच्चों? अधिक होता है। सरफेस पर कैसा होता है? अधिक होता है। लेकिन जी का मान जो सबसे अधिक होता है वो पोल्स पे होता है। कहाँ होता है? पोल्स। और पोल्स 2 होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक उत्तरी ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब पोल्स में भी पूछने लगे कि पोल्स में भी सबसे अधिक किस पे होता है? तो सबसे अधिक होता है नॉर्थ पोल पर, उससे कम होता है साउथ पोल पर, ज़्यादा सरफेस पर। और सबसे ज़्यादा होता है पोल्स पर। पोल्स में भी किस पे होता है? नॉर्थ पोल पे होता है। जी का मान विषुवत रेखा पे कम होता है। कहाँ? विषुवत, जिसको कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर को बोला जाता है प्यारे बच्चों भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर कैसा होता है? कम। और यहाँ एक चौथा या 5वां पॉइंट याद रखना कि जो जी का मान होता है वो सेंटर पे कितना होता है? 0 होता है। जी का मान सेंटर पे कितना होता है? 0 होता है। कुछ बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इन बिंदुओं को याद रखना फटाफट। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हम बात करते हैं यहाँ पे रोटेशन की, घूर्णन की। किसकी बात करते हैं? रोटेशन की। किसकी बात करता हूँ प्यारे बच्चों? रोटेशन। रोटेशन को हिंदी में बोला जाता है घूर्णन। और आप जानते होंगे घूर्णन का मतलब क्या होता है। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति बताइए। जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे ही क्या बोला जाता है? घूर्णन गति। रोटेशन के नाम से जाना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण काल कहते हैं। घूर्णन को परिभ्रमण भी कह देते हैं एक प्रकार का। सही है? क्लियर है? तो इसको मैं वैल्यू ऑफ जी से आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है। क्या है बच्चों? ये पृथ्वी है, हाँ या ना? ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको बोला जाता है विषुवत रेखा। यहां लिख देता हूं। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। यही सेम चीज है। और भूमध्य रेखा किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ये दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। यस एंड नो? क्लियर है प्यारे बच्चों? घूर्णन गति का क्या प्रभाव पड़ता है जी के मान पे? कहाँ ज़्यादा होता है और कहाँ कम होता है? तो पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ध्रुवों पर
जी के मान में घूर्णन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टूडेंट, रोटेशन से पृथ्वी की घूर्णन गति से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे? पोल्स पे। कहाँ? पोल्स पर। पोल्स मतलब जी के मान पर, ऐसे लिख लेना। पोल्स पर जी के मान पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्रुव पर जी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? रोटेशन, दूसरा पॉइंट क्या है? रोटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्वेटर पर जी। ऊपर कर देता हूं मैं इसको। क्या मतलब है इस लाइन का? बताइए। रोटेशन पर पोल्स पर जी के मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन रोटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्वेटर पर जी का मान। क्लियर है? इक्वेटर पर जी का मान कम होता है। अब रोटेशन का मतलब क्या है? यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए, मतलब जिस हिसाब से अभी पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, यदि उसकी रोटेशन को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। स्टूडेंट, आपको पता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली कुछ नहीं होता, ये उसका उल्टा होता है, बस इतना समझ जाना। अगर बटे में है तो क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब रोटेशन के बढ़ने से इक्वेटर पर जी का मान घट जाएगा और रोटेशन के घटने से इक्वेटर पर जी का मान बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को घटा दिया जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और घटा दिया जाए तो बढ़ जाएगा। लेकिन पोल्स पर जी के मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऐसे समझिए, जैसे पृथ्वी है, गोल है, उसका पोल कहाँ होगा? नॉर्थ पोल दिस एंड साउथ पोल दिस। अब इसको हम घुमाएंगे, ऊपर वाला जगह तो अपनी जगह पर रहेगा, नीचे वाला अपने ही बिंदु पर रहेगा। तो ऐसे समझ जाना कि पोल्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है प्यारे बच्चों? जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर है ना? मैंने बोला, देखिए, मैंने बोला कि जो पोल्स होते हैं, पोल्स दो होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि नॉर्थ पोल पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है जी का मान। लेकिन अब पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि पोल्स में जी का मान ज़्यादा तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से पोल्स पे होता है? तो नॉर्थ पोल पे सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है ना? अब हम जब इसमें आगे बात करते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना ही बंद कर दे, मतलब पृथ्वी चक्कर ही ना लगाए, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, तो जी के मान पर, ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो सीधी सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले इसी से आंसर आ जाएगा। यदि रोटेशन कम हो रहा है तो इक्वेटर पर जी का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कम हो रहा है, और कम होगा तो और बढ़ेगा, और कम होगा तो और बढ़ेगा, और कम। यदि घूमना ही बंद कर दे तो जी का मान कैसा हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान इक्वेटर पर बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, लेकिन पोल्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ आई ना? तो पोल्स पे अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? क्लियर? अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। जी एंड जी मतलब, जी एंड जी का क्या मतलब है? देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। अब समझ गए होंगे लिखे से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किसके बीच में संबंध? जी। जी का मतलब होता है ग्रेविटी। जी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी। और इसको बोला जाता है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, इसका एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है, G इज इक्वल टू जी एम बटे में आर स्क्वायर। G इज इक्वल टू जी एम बटे में आर स्क्वायर। लेकिन ये कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, जी एम बटे में आर स्क्वायर। कुछ भी लिख लो तो एक ही बात है। क्लियर है? दिस इज स्मॉल जी एंड दिस इज कैपिटल जी।
तो क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, G इज इक्वल टू जी एम बटे में आर स्क्वायर। इसी के आधार पर डायरेक्ट आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? और वो क्वेश्चन किस तरह से होंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, मैं आपको बताता हूँ, लिख देता हूँ स्टूडेंट। जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक ग्रह जिसका मास पृथ्वी के मास से 4 गुना है, एक ग्रह जिसका मास पृथ्वी के मास से, पृथ्वी के द्रव्यमान से कितने गुना है, 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। और रेडियस 2 गुना है, और रेडियस कितनी है, 2 गुना है। रेडियस कितनी है, 2 गुना है। तो जी का मान ज्ञात करें, तो जी का मान ज्ञात करें, फटाफट कर दो यार, सीधी सी बात है। बताओ, अभी बताया था रिलेशन क्या है, ये वाला है, जी इज इक्वल टू जी एम बटे में आर स्क्वायर। क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम बटे में आर स्क्वायर। ये आया कहाँ से, इसका भी बताऊं डेरिवेशन, ये आया कहाँ से, ये कैसे आया है। स्टूडेंट एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा ये आ जाएगा, आके भी फिर तुम क्या कर लोगे, याद तो यही करना होगा ना, याद फॉर्मूले से क्वेश्चन किससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे। मैंने बता दिया, चलो मैं बता भी दूंगा कि आया कहाँ से है, आने के बाद भी यही तो याद करना है भाई। जैसे जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, हाँ या ना। फॉर्मूले में हमेशा यही वैल्यू पुट होगी, 10 कर देते हैं, ये वैल्यू पुट होगी। अब ये जी का मान आया कहाँ से, इसका पता भी लग जाए तो भी क्या कर लोगे तुम। तो स्टूडेंट करना क्या है कि जो चीज़ें ट्रिक के माध्यम से हो सकती है उनको ट्रिक के माध्यम से भी याद किया करें। जो कंसेप्ट से में समझना होता है उनमें जरूरी कंसेप्ट भी होता है, बताऊंगा मैं। वैसे जी इज इक्वल टू जी एम बटे में आर स्क्वायर, एक ग्रह जिसका मास पृथ्वी के मास से कितने गुना है, 4 गुना है। तो सीधी सी बात है, जी इंटू में एम इंटू में 4 गुना है, क्लियर है, बटे में। और रेडियस कितनी है, 2 गुना है, तो रेडियस कितनी है, 2r का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा, जी एम इंटू में 4 इंटू में r इंटू में आर स्क्वायर इंटू में 4, 4 से 4। तो मतलब क्या होगा, सेम ही तो रहेगा, जी एम बटे में आर स्क्वायर। तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है बच्चों, प्यारे बच्चों, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। बताऊं ये कहाँ से आया है, देखो मैं बता देता हूं आपको ये आया कैसे, है ना। कुछ बच्चों के दुलदुलाहट लगा रहेगा, ये सर बता नहीं रहे कैसे आया है। देखो आपको पता है F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं, हाँ या ना, बताइए बच्चों, ये आप पढ़ चुके हैं, यस एंड नो। F इज इक्वल टू जी, ये किसी वस्तु का मास है, मास ऑफ अर्थ, एंड दिस इज सेकंड ग्रह का मास, ऐसे कर लीजिए, दूसरी वस्तु का मास, बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बड़ा लिख दो, छोटा लिख दो, कोई प्रभाव नहीं है। फोर्स F इज इक्वल टू mg लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता कि सर mg क्यों लिख सकते हो आप, mg तो W इज इक्वल टू mg होता था, बिल्कुल सही हो बच्चों आप, W इज इक्वल टू mg होता है, लेकिन कोई फोर्स रहेगी वो वेट के ही तो बराबर होती है। कोई भी जो बल होता है वो वेट के बराबर होता है कि नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझिए, ऊपर से एक ईंट डाली आपके सिर के ऊपर, और ऐसे ही उसमें मैंने फोर्स नहीं लगाई और मैंने ऐसे छोड़ दिया ऊपर से, आपका सर फूटेगा कि नहीं फूटेगा, फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, कि सर अब तो लग रही है। तो सीधी सी बात है कि भैया जो फोर्स होती है उस वस्तु का वजन ही होता है। इस मार्कर को मैं नीचे गिराऊं तो मेरे जब ये हाथ पे गिरेगा तो ये जो फोर्स है ये अपने आप इसके अंदर लग गई, वही क्या बन गया, इसका जो वेट है वही क्या बन गया, फोर्स बन गया। तो मतलब फोर्स की जगह में वेट, और वेट आपको पता है mg होता है, तो F की जगह में mg लिख दूंगा यहाँ, जी एम ई इंटू में m बटे में आर स्क्वायर, और m से m कैंसिल आउट, तो g इज इक्वल टू जी
एम ई बटे में आर स्क्वायर। क्या आ गया? आर स्क्वायर। क्या ये वही वैल्यू निकल के आई है कि नहीं आई रिलेशन इसके बीच में? और यही तो बताया था, G इज इक्वल टू जी एम बटे में आर स्क्वायर। ये रिलेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? फटाफट बताइए बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है ना? क्लियर है प्यारे बच्चों? सही है। अब देखो इसमें ये g का मान 9.8 कैसे आया, ये भी सीख लो साथ के साथ, ये भी बढ़िया अच्छा मौका मिल गया आपको। देखो देखो कैसे आया। g का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ क्या बच्चों? मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 5.97 इंटू 10⁻24। 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है मास ऑफ अर्थ। और ये कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। समथिंग समथिंग याद रखना है ना। वैसे 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर है ना। कितनी होती है? 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। जब इनको काट पीट के ये जो वैल्यू आएगी ना निकल के, वो कितनी आएगी? 9.8। काटते रहना करते रहना, ठीक है। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है? जी का मान कैसे आया, रिलेशन कैसे आया, मैंने आपको डेरिवेशन भी करके दिखा दिया। डायरेक्ट याद करना, कोई डेरिवेशन मत करना बच्चों। क्लियर है? हाँ या ना? एक क्वेश्चन करो फटाफट। अभी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, और क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, मेरे सामने है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट हैविंग मास थ्राइस। यू नो, एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना है। स्टूडेंट मैं डायरेक्ट बताता हूँ, लिख लीजिएगा साथ के साथ बोलते वक्त, अभी टाइप नहीं हो पाया इस वजह से। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का, किसका? पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना है। मतलब कोई मास है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 3 गुना है। मास ऑफ अर्थ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ अर्थ कितना है? 3 गुना है। दूसरी लाइन में क्वेश्चन दिया है कि त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है। यू नो, आर पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है? दोगुनी है। यू नो, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? दोगुनी है। तो ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा यदि पृथ्वी पर मान कितना है? जी है। क्लियर है? तो बताइए क्या होगा फटाफट। जी का मान ज्ञात करना है, और आपको पता है जी क्या होता है? जी एम बटे में आर स्क्वायर। कर दो यार, फटाफट कर दो इसको। तो फटाफट आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइए भैया, फटाफट फटाफट फटाफट, फिर मैं करता हूं तुरंत। अरे 3/2 आ जाएगा। अरे जी इज इक्वल टू जी एम कितना है? 3 बटे में आर, तो कितना है? 2 गुना है, तो 2r का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? जी एम इंटू में 3 बटे में आर स्क्वायर इंटू में 4, तो कितना आ जाएगा? 3/4। तो कितने गुना है प्यारे बच्चों? 3/4। वैल्यू दे दे तो वैल्यू पुट कर देना, अगर नहीं दे तो डायरेक्ट कर देना। सही है? तो कितना आएगा? 3.4g, 3/4g, सॉरी 3/4g। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं इसमें प्यारे बच्चों। इक्वेटर पर रेडियस कैसी होती है? ज़्यादा। इक्वेटर पर रेडियस कैसी होती है? ज़्यादा होती है। और पोल्स पे रेडियस कैसी होती है? कम होती है। हाँ या ना? इक्वेटर पर रेडियस कैसी होती है? बताना मुझे। इक्वेटर पर रेडियस कैसी होती है? ज़्यादा। और पोल्स पे कैसी होती है? कम। इसी वजह से तो जी का मान पोल्स पे क्या होता है? ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है? कम। एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं कि सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हैं? देखो भैया, ये पृथ्वी है, हाँ या ना? इसकी रेडियस क्या है? ये वाली, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है? साउथ पोल है। जैसे जैसे ऊपर चलते चलेंगे ऐसे ऐसे रेडियस कम होती जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी ऐसे ऐसे रेडियस कम होती जाएगी। बीचों बीच में रेडियस कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी, त्रिज्या। अब देखो, रेडियस अगर ज़्यादा है,
रेडियस अगर ज़्यादा है तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि रेडियस कम है और रेडियस यहाँ आके तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पे। यदि रेडियस कम है तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखना इस बात को भी कि रेडियस अगर ज़्यादा है तो जी का मान कम हो जाएगा और रेडियस कम है तो जी का मान बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ एक लाइन का विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस बात को। सही है, क्या देखिए कैसे स्टूडेंट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तथा नीचे जाने पर जी का मान हमेशा कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्यों होता है उसका भी लॉजिकल समझ लो रीजन। ये कोई पृथ्वी है, हाँ या ना, ये इसकी रेडियस होगी, जितनी ये रेडियस है इतनी रेडियस यहाँ है, इतनी ही यहाँ है, इतनी यहाँ है, रेडियस तो वही है ना, ये गोल है। अब पृथ्वी की सतह से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। भाई ये एक प्रकार की ये हाइट ही तो है, भाई यहाँ से लेकर ये जो रेडियस है ये एक प्रकार की हाइट ही तो है, हाँ या ना। और अभी अब थोड़ी देर पहले आपने जाना है प्यारे बच्चों, पिछले पेज पे मैंने बताया है कि रेडियस के बढ़ने से ग्रेविटी घटती है और रेडियस के घटने से ग्रेविटी बढ़ती है, हाँ या ना, क्योंकि फॉर्मूला बता रहा भैया, मैं थोड़ी बता रहा हूं। अब यहां से यहां तक जब ये गए तो ये तो रेडियस है, अब जब इससे ऊपर जाएंगे तो ये लेंथ बनेगी, यू नो हाइट बनेगी, ये भी तो एक प्रकार की रेडियस है। तो ये बढ़ रही है ऊपर जाने पे कि घट रही है, कि सर बढ़ रही है, यू नो हाइट बढ़ रही है तो रेडियस भी बढ़ी रही है। और आपको पता है कि रेडियस के बढ़ने से ग्रेविटी अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि सर ऊपर तो चलो मान लिया, अब जब ये नीचे आएगी तो ये भी तो एक प्रकार की हाइट है, नीचे भी। अब जब नीचे हाइट है तो रेडियस नीचे भी बढ़ रही है, और नीचे बढ़ रही है तो रेडियस के बढ़ने से जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, हाँ या ना, क्लियर, क्लियर बच्चों। आगे बढ़े इसमें, इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, हाँ या ना, क्लियर। अब हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की प्यारे बच्चों, किसकी, एस्केप वेलोसिटी। अरे तो पेज ही खत्म हो गए, अच्छा यहां से करेंगे ना, देखो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जिसको हिंदी में कहते हैं पलायन वेग। क्या कहते हैं, पलायन वेग। व्हाट इज पलायन वेग, बताओ बच्चों क्या होता है पलायन वेग। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, एस्केप का मतलब होता है छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना। वेग का मतलब भागना, दौड़ना, आपको पता है। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, जिसे वी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, वी से, यू नो एस्केप वेलोसिटी। आप ना इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट, बात उस समय की है कि राम रावण का युद्ध चल रहा था और राम की सेना समुद्र पर सेतु बांध के लंका में प्रवेश कर गई होती है, लंका की सीमा में आ गई होती है। तो युद्ध से पहले गुप्तचर भेजता है रावण, लंका को हनुमान पहले ही चला गया था, अंगद और हनुमान ऐसी की तैसी कर गए थे रावण की। अब हुआ क्या कि जब रावण अपने गुप्तचर भेजता है यू नो राम की सेना में कि भी पता करके आओ, तो जैसे ही गुप्तचरों को भेजता है, अपनी सेना को भेजता है, तो वहाँ पे हनुमान जी उन सबको मार देते हैं। अब कोई गुप्तचर जो अधमरा होकर वहाँ पे वापस बच के आता है तो वो रावण से कहता है कि भैया वहाँ पे तो हमारी सेना को हनुमान ने मार दिया। तो पूछता है कि कैसे मारा था, कि पूंछ में लपेट के मारा। अब पूंछ से बहुत शत्रुता थी, पूंछ से बड़ी नफरत थी, क्यों, क्योंकि पूंछ से ही तो क्या जलाई थी, सारी रावण की सेना, लंका को जला दिया था। अब रावण क्या करता है कि रावण एक और सेना को भेजता है कि भाई अब की बार पीछे, आपको आगे से प्रहार नहीं करना है, पीछे से प्रहार करना है। उसने पूछा था कि भाई आप कहाँ से लड़े थे, तो उन्होंने कहा कि हम आगे से लड़े थे। आगे से नहीं लड़ना, पीछे से लड़ना, पीछे से धावा बोलो। अब सेना गई तो हनुमान से जब वो लड़ी
तो हनुमान से जब लड़ी तो हनुमान जी ने जो आगे से लड़े उनको अधमरा करके फेंक दिया, और जो पीछे से आए और उन सबको लपेट के पूंछ में धरती में दे मारा, उनको मार दिया। फिर कुछ अधमरे होकर जो रावण के पास जाते हैं कि महाराज महाराज हमारी सारी सेना को परास्त कर दिया, हनुमान ने मार दिया। फिर उसने कहा कि कैसे मारा, कि जैसे ऐसे पूंछ में लपेट के मार दिया। फिर कहा कि पूंछ से उसको नफरत थी। अब शास्त्र ऐसा कहते हैं, रामचरितमानस में तो खैर ऐसा नहीं है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कुछ कि रावण के पास एक अमर सेना थी। क्या थी स्टूडेंट? रावण के पास एक अमर सेना थी जो कभी भी मरती नहीं थी, लेकिन वो तो प्रभु थे ना, उनको तो सब काम करना था। अब रावण उस अमर सेना को हनुमान जी को मारने के लिए भेजता। अब हनुमान जी कहते हैं कि बल बुद्धि विवेक के दाता हैं, सब चीज़ है हनुमान जी के पास। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो मरने वाले तो हैं नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूंछ को बढ़ाया और पूरी की पूरी सेना को उस पूंछ में लपेटा, और पूंछ में लपेट के इतने वेग से ऊपर फेंक दिया कि वो जीवन में कभी वापस लौट कर ही नहीं आए और ऊपर ही ऊपर अंतरिक्ष में तैरते रहे। दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। हनुमान जी जानते थे एस्केप वेलोसिटी। स्टूडेंट, यदि किसी वस्तु को इतनी स्पीड से ऊपर उछाल दिया जाए कि वह पृथ्वी पर लौटकर कभी वापस आए ही ना, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को ही पार कर जाए, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और इस एस्केप वेलोसिटी का जो मान होता है पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्यारे बच्चों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यदि किसी वस्तु को ऊपर उछाल दिया जाए तो लौटकर वस्तु कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या, पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है 2gr। क्या होता है? 2gr। v इज इक्वल टू √2gr। रेडियस ऑफ अर्थ रख देना, यहाँ पे g का मान रख देना, 2 रख देना, वही निकल के आएगा, एस्केप वेलोसिटी निकल के आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी तो वहाँ पे थोड़ी सी फोर्स कम लगेगी ऊपर भेजने के लिए। तो मून पे ग्रेविटी कैसी है? कम है, g/6 है। पृथ्वी का कितना गुना कम है? 6 गुना कम है। तो चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग होता है स्टूडेंट वो होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन कहीं कहीं पेपर में आपको 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिखा मिलेगा। बात समझ आई? क्लियर है ना? सही है? क्लियर? क्लियर है ना प्यारे बच्चों? आगे बढ़ें? हाँ या ना? एक बात का और ध्यान रखना, जितनी रेडियस ज़्यादा उतनी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा, जितनी रेडियस ज़्यादा उतनी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा। कुछ समझना ही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट याद हो जाएगा। रेडियस, त्रिज्या, एक छोटा पत्थर है एक ज़्यादा पत्थर है, किसको ज़्यादा फेंकने में फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी? सीधी सी बात है, बड़े पत्थर को। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसकी एस्केप वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे बृहस्पति कितना बड़ा ग्रह है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर। तो ऐसे ही बृहस्पति कितना बड़ा है? तो बृहस्पति के लिए बहुत हाई होती है, करीब करीब 67 से 68 होती है। 67 होती है शायद, पता नहीं 67 है या 57, 58 है कुछ, है ना? 58 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? क्लियर है ना बच्चों? क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने यहाँ तक जाना, एस्केप वेलोसिटी तक। क्या देखिए क्या क्या किस किस चीज़ के बारे में हमने जाना, मैं आपको बता देता हूँ, है ना? एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं हम। देखो, ग्रेविटेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या रेंज होती है, क्या पावर होती है, किसकी रेंज ज़्यादा किसकी रेंज कम। दूसरा, एक वस्तु दूसरी वस्तु से इनके आकर्षण शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। फिर अगली क्लास में हमने अगली पेज पे हमने जाना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो कितना होगा, कैसे होगा। फिर यहाँ पे आधा कर दें, तिगुना कर दें, चौगुना कर दें, ये न्यूमेरिकल्स के बारे में जाना, है ना। ग्रेविटी क्या होती है, 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। लिफ्ट में व्यक्ति तथा वस्तु का भार होता है, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, नीचे की तरफ आता है तो नेगेटिव आता है। वेट 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, मास इनटू ग्रेविटी, है ना।
और एक लेफ्ट में इतना ये क्वेश्चन दे रखा है, वही सारी चीज़ें हैं। क्लियर है बच्चों? रोटेशन बढ़ा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, रोटेशन घटा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इनको देख लेना भैया। क्लियर है ना बच्चों? ये सारी चीज़ें रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान से शब्दों में हमने आज की क्लास को समझा। ऐसा ही एक कंसेप्ट लेके ऐसी ही इसी अगली क्लास में हम टॉर्क के बारे में भी जानेंगे। अभी इसी में उसी से मैं रिलेट भी करूँगा। क्रिटिकल आपने सुना होगा, क्रांतिक कोण सुना होगा, है ना? इसमें फिर वो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। जैसे मोशन में क्रांतिक कोण होता है, मोशन में क्या होता है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक वेग होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग, जो कक्षा में उपग्रह वगैरह के बारे में जिक्र करेंगे, कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और बस यही रहता है ना। और यहाँ पे केपलर का नियम भी हम पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। केपलर ने 3 नियम दिए थे, है ना, कि कोई भी सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह किस तरह से चक्कर लगाता है, पर दीर्घवृत्ताकार एक जगह पर सूर्य होता है, उसके चारों तरफ चक्कर कैसे लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। दूसरे में क्या कहा था कि जब सूर्य के पास होता है, ग्रह सूर्य के पास होता है तो तेज चक्कर लगाते हैं, लेकिन एरिया कैसा रहता है, सेम रहता है। क्लियर है? तो इन सभी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे स्टूडेंट। तो ओके, थैंक यू। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल स्टूडेंट। इसी तरह इसी अंदाज में फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।